तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक शख्स जिसे सजाए मौत मिलती है, पहले तो लंबा मुकदमा चलता है, उसके बाद जब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फाइनल मोहर लग जाती है उसकी डेथ पेनल्टी पर। पूरे 48 सालों तक वो जेल में रहता है, गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 48 ईयर्स। इन 48 सालों में से 30 साल तक उसे काल कोठरी में रखा जाता है, क्योंकि वो सजाए मौत पाया हुआ है कैदी था, और जिन्हें डेथ पेनल्टी दी जाती है वो बाकी कैदियों के साथ नहीं रहते, यही कानून। तो 30 साल तक एक कैदी इस इंतज़ार में एक अकेली काल कोठरी में, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं आती, कोई दूसरा इंसान नहीं आता, बस खाना मिल जाता है और वहीं वॉशरूम है जिसको इस्तेमाल कर सकता है। अपने जैसे किसी इंसान का चेहरा देखने के लिए भी तरस जाता। 30 साल बोलने में बड़ा आसान लग रहा, लेकिन ज़रा सोचिए कि एक इंसान को पूरी इंसानी बिरादरी से अलग करके 30 साल तक एक काल कोठरी, एक छोटे से कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए, वो क्या जिएगा और कैसे जिएगा। 30 साल काल कोठरी में रहता, 48 साल जेल में रहता है, और फिर जाकर ये पता चलता है कि वो शख्स तो बेकसूर है। खामखा उसने 48 साल मतलब अपनी लगभग पूरी ज़िंदगी जेल में काट दी। जब वो गिरफ्तार हुआ था तब उसकी उम्र 30 साल की थी, और जब वो छूटा तो उसकी उम्र लगभग 78 ईयर्स की थी। 78 साल की उम्र बाहर आया और 30 साल की उम्र में जेल के अंदर गया था। ये कहानी उस शख्स की है, बल्कि ये कहानी ऐसी कि पूरी दुनिया में, मैंने तमाम रिसर्च किया, बाकी जगहों पे देखा, शायद मौत की सज़ा इतने लंबे वक्त तक पाने वाला, जिसके सर पर मौत की तलवार लटकी हो इतने लंबे वक्त तक, इसकी दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं है कि एक शख्स मौत के इंतज़ार में इतने बरस तक बस इंतज़ार करता है कि मौत पता नहीं किस दिन आएगी, किस दिन डेथ पेनल्टी पे अमल हो जाएगा, और आखिर में न सिर्फ वो बाहर आता है बल्कि बेकसूर। और इसके बाद सरकार को कोर्ट हुक्म देती है कि इसके हर दिन, जो इसने 48 साल जेल में काटे, उसके हर दिन के हिसाब से इसका मुआवजा तय करो। और वो मुआवजे की रकम जाकर बैठी 12 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में, और उसे 12 करोड़ रुपए मिले। ये उस देश के इतिहास में किसी कैदी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा मुआवजा, और ये वो कैदी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक मौत की सज़ा लेकर जीने वाला कैदी। ये कहानी है जापान की, ये कहानी है इवागो हाकामाता की। इवागो हाकामाता, जिसकी पैदाइश, जिसका जन्म 1936 में हुआ था, यूतो नाम का एक शहर जापान में, जिसका अब नाम जो बना है, बदल गया है, चूको हमामास्तु। तो वहीं पे हाकामाता का जन्म हुआ 1936 में। बचपन से ही बॉक्सिंग का शौक़ था। जब बड़ा हुआ तो उसने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया, और फिर इसने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू किया। इसने जब बॉक्सिंग छोड़ी तब इसका पूरा रिकॉर्ड था 16-11-2, 16 मैच खेला, 11 जीता और 2 टाई हुआ था, और जो हारा या टाई हुआ वो भी पॉइंट्स के हिसाब से। तो एक शानदार करियर रहा। फिर बॉक्सिंग उम्र की वजह से छोड़ दी। बॉक्सिंग छोड़ने के बाद इसने, हाकामाता ने, एक जापान की कंपनी में बतौर मुलाजिम अपनी नौकरी की शुरुआत की। ये कंपनी जो थी जापान की एक बड़ी कंपनी थी, नामचीन कंपनी थी, और वहीं वो जॉब कर रहा था। इस कंपनी के कई पार्टनर थे, कई बॉसेस थे। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हाकामाता ने उसी वक्त शादी कर ली, एक छोटा सा बेटा था उसका, और अब दौर आ चुका था 1966 का। तभी 1966 में जिस कंपनी में वो काम करता था, उसकी कंपनी के एक ओनर के घर पर आग लग गई। इत्तेफाक से हाकामाता, उस कंपनी और उसका के बॉस का घर और दफ्तर आसपास में था। तो हाकामाता को जब पता चला बॉस के घर में आग लगी, वो भागा, वहाँ गया, बाकी लोग भी आए, फिर आग बुझाई गई। लेकिन उस आग में 4 लाशें मिली। लाशें उसके मालिक की, उनकी पत्नी की और उनके 2 बच्चों की। बट बाद में पता चला कि उन चारों की मौत आग लगने से नहीं हुई,
बल्कि उन चारों को चाकू से गोद कर मारा गया था। यानी उस घर में 4 मर्डर हुआ था। बड़े लोग, अरबपति लोग, अब उनका कत्ल है। और इस कत्ल के बाद जापान की मीडिया में इस कत्ल को लेकर लगातार खबरें आनी शुरू हो गई। इसी दौरान में पुलिस ने अपनी जांच की। जब पुलिस ने जांच की तो देखा कि जो लोग आग बुझाने गए थे उनमें से हाकामाता भी एक था, लेकिन हाकामाता की कमीज के ऊपर कॉलर के पास कुछ खून के धब्बे थे। उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं उन लोगों को भी पास पहुंचा लाश को, मुझे मालूम नहीं था सब मर चुके हैं। तब शायद उस वक्त कहीं खून के निशान आ गया कमीज पर। बट पुलिस को और कोई सुराग मिला नहीं। उन्हें लगा कि हाकामाता ने इन चारों का कत्ल किया है। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश करती है और हाकामाता को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू होती है। लगातार घंटों बिना उसे वॉशरूम भेजे हुए, बिना उसे खाना दिए हुए, यहाँ तक कि कपड़ा बदले हुए पुलिस उससे इंट्रोगेशन करती है, उसको 3rd डिग्री देती है। कहते हैं कि कंटिन्यू उसके साथ 264 घंटे 264 आवर्स इंट्रोगेशन हुआ था, नॉन स्टॉप। और जितने जुर्म ढाए गए जा सकते थे ढाए गए। मीडिया में दबाव था इन 4 कत्ल के केस का खुलासा करने के लिए। और आखिर में फिर हुआ ये कि पुलिस ने एक दिन मीडिया को बताया कि हाकामाता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि उसी ने उन चारों को कत्ल किया था। इतना ही नहीं, पुलिस उसी घर की एक टंकी से 2 जोड़ी कपड़े भी बरामद करके दिखा देती है और कहती है ये कपड़े हाकामाता के हैं। जब उसने कत्ल किया तब ये कपड़े उसने पहने हुए थे, उस पर खून लग गया, उसने जाकर टंकी में फेंक दिया और फिर दूसरा कपड़ा अपने साथ लेकर आया था, वही पहनकर निकला, लेकिन उस कपड़े में भी थोड़ा सा खून लग गया था। तो अब कपड़े की बरामदगी भी दिखा दी, 4 कत्ल का कातिल भी ढूंढ के ले आया और उस घर से उस 2 लाख येन, जापान की करेंसी है, वो भी चोरी हुई थी, वो भी दिखा दिया। तो अब केस खोल दिया। लोगों को भी लगा कि चलो केस खुल गया। हाकामाता पूरी तरह से विलन बन चुका था जापान में। इस पूरे केस को नाम ही दे दिया गया था हाकामाता स्टोरी। अब पुलिस ने इकबाल जुर्म उसका कबूल करके दिखा दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। 11 सितंबर 1968 इस इंसिडेंट के 2 साल के बाद 3 जजों की एक पैनल ने लंबी सुनवाई के बाद हाकामाता को 4 कत्ल का गुनहगार ठहराया और उसे सजाए मौत दे दी। 11 सितंबर 1968। अब जब ये सज़ा सुनाई गई तो इसके बाद हाकामाता ने अपील की ऊपर टोक्यो हाई कोर्ट में ये मामला गया। जैसे अपना जुडिशल सिस्टम है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, सेम वहाँ था। तो वहाँ की लोअर कोर्ट ने सजाए मौत दी। इसके बाद हाकामाता पहुँचता है टोक्यो हाई कोर्ट। टोक्यो हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि उसने चूंकि 2 छोटे बच्चे, हस्बैंड वाइफ बेदर्दी से मारा, रहम की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए सजाए मौत बरकरार रहेगी। अब दूसरी अदालत से भी झटका लगा और हाकामाता को सजाए मौत ही मिली। इसके बाद अब आखिरी उम्मीद थी जापान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। वहाँ हाकामाता ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ जापान। नवंबर 1980, 2 साल वहाँ पे भी लगे कुछ। नवंबर 1980 में जापान की सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया और फैसला वही था जो लोअर कोर्ट और टोक्यो हाई कोर्ट का था। हाकामाता को 4 कत्ल के लिए, मास मर्डर के लिए सजाए मौत दी गई। अब यहाँ से सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए। अब बस ये था कि मौत की तारीख आएगी और हाकामाता को सजाए मौत दे दी जाएगी। इस बीच में अब 3 साल बीत गए। 80 के बाद सजाए मौत की तारीख तब तक दी नहीं की। जो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं उन्होंने डेथ वारंट निकाला नहीं। 1983 में अब पहली बार हाकामाता अपने बेटे को, जब बड़ा हो रहा था, उसको लेटर लिखते हैं जेल से और लिखता है कि बेटा तुम तीनों अदालत, बाकी लोग, इनके कहने पे मत जाना। तुम्हारा बाप बेकसूर है, किसी का खून नहीं कर सकता, मैंने किसी का खून नहीं किया। पुलिस ने मुझे फंसाया, पुलिस ने ज़बरदस्ती मुझसे इकरार जुर्म करवाया, मैं बेकसूर हूँ और एक दिन इन बेड़ियों को तोड़कर मैं आज़ाद हूँगा, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ। 1983 में ये लेटर लिखा। उसके बाद वो बेटे को कई बार लेटर लिखता। इस लेटर में ये भी लिखा कि जिन जजों ने उसे सजाए मौत दी है
वो जज भी एक बार अपने फैसले पर शर्मिंदा होंगे, उन्हें भी अफसोस होगा। लेकिन ये सारे लेटर बाकी चीज़ें चलती रही, पर रिहाई की उम्मीद नहीं, बल्कि हर गुजरता दिन ये था कि पता नहीं कब मौत का फरमान जारी हो जाए। डेथ रो में लगातार बैठा इंतज़ार कर रहा है हकामाता अपनी मौत का, सेंट्रल जेल में बैठकर। लेकिन न मौत का फरमान आ रहा है मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के थ्रू, और न ही आगे कोई सुनवाई हो रही है। इस दौरान में बहुत सारी मुहिम चली हकामाता को छुड़ाने की। जब उसके ये लेटर उसके बेटे के नाम लिखा हुआ आया तो कुछ मीडिया के हाथों तक लगा, उन्होंने उस लेटर को छापा। उसमें बहुत ही इमोशनल, बड़ा ही दर्द भरी चीज़ें लिखी थी। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि हकामाता शायद बेकसूर है, और उसकी एक वजह ये थी कि उसका पूरा करियर बेदाग था। उसने कभी कोई जुर्म नहीं किया था, एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, पूरा बॉक्सर होते हुए भी कभी उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगे। तो बहुत सारे वहाँ के जो NGOs थे वो आए, फिर बॉक्सर्स का एक एसोसिएशन है वो आगे आया कि हकामाता बेकसूर है, उसे छोड़ा जाए। लेकिन ये चलता रहा मुहिम, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त बीत रहा है, न उसकी मौत के परवाने पर दस्तखत हो रहा है और ना ही उसे रिहा किया जा रहा है, लेकिन मूवमेंट चल रहा है। इस दौरान में अब 2000 आ गया। सन 2000 के बाद भी मुहिम बीच बीच में उठती, चलती, फिर दब जाती। एक बार बॉक्सिंग के जितने भी वहाँ के एसोसिएशन थे वो आए, और जो जापान का नेशनल बॉक्सर था, चैम्पियन, उसने कहानी पढ़ी और बेटे के नाम खत पढ़ा, तो उसे भी लगा कि हकामाता को इंसाफ मिलना चाहिए। और उसने करीब जापान के टॉप 50 बॉक्सर, उन सब ने एक साइन किया और गवर्नमेंट को भेजा। इसके बाद ये मामला वहाँ की पार्लियामेंट में उठा। 65 जो नेता थे उन्होंने मुहिम चलाई, जजों को लेटर लिखा कि हकामाता को छोड़ देना चाहिए, और अब तक लगभग 30 साल से ऊपर हो चुका था। इधर ये हुआ कि हकामाता को जब सज़ा सुनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में सज़ा को बरकरार रखा, तो उसके बाद चूँकि वो एक सज़ायाफ्ता, सज़ाए मौत का कैदी था, उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त नहीं थी, साल में एक आध बार 5 मिनट के लिए मिल लेता। बाकी आम कैदियों के पास भटकने की इजाज़त नहीं थी। वो अकेला एक सेल में तन्हा अपनी ज़िंदगी काट रहा है। दिमागी तौर पर क्या हाल होगी उसका आप सोचिए। एक इंसान जो किसी से बात न कर पाए, 1, 2, 3, 4, 5 बरस नहीं, 30 बरस तक। खैर ये सब चलता रहा। नवंबर 2006 में 500 सपोर्टर पहली बार, और इसमें वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर और बाकी लोग जब आए और उन्होंने ये इशू को उठाया, तो फिर जापान की सरकार और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे, वो पहली बार इस मुहिम में कूदे। जिन्हें उसकी मौत का परवाना जारी करना था, जो अब तक नहीं कर पाए, इस पर भी लोगों की आवाज़ उठी कि अगर वो वाकई 4 लोगों का कातिल है, तो 1968 से लेकर जब उसे पहली बार सज़ा सुनाई गई और तब से जब गिरफ्तार हुआ है, उसे मार क्यों नहीं दिया गया, उसे सज़ाए मौत क्यों नहीं दी गई। उसके साथ दूसरा जुल्म क्यों हो रहा है कि एक तरफ डेथ पेनल्टी भी है और उसे हर दिन इंतज़ार कराया जा रहा है कि पता नहीं, एक मौत की सज़ा पाने वाले कैदी के दिमाग में ये चलता है कि मालूम नहीं अगली सुबह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, कब परवाना आ जाए, कब डेथ वारंट आ जाए। तो वो शख्स 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 48 सालों तक, और इनमें से 2-4 शुरू के मुकदमे के हटा दें तो कम से कम 45-46 साल तक तो सिर्फ इस डर के साए में जीता रहा कि पता नहीं अगले दिन मेरे हिस्से की मौत मुझे मिल ना जाए। लेकिन मौत भी नहीं मिल रही, रिहाई भी नहीं मिल रही। तब ये जब मामला उठा कि इतने बरसों तक उसे, और फिर ये कुछ लोगों ने डेटा निकाला कि दुनिया में ऐसा कोई कैदी नहीं है जिसे सज़ाए मौत दी गई और 45-48 साल तक इंतज़ार करवाया गया उसको, मतलब उस मौत के लिए भी तरसाया गया। ये इनह्यूमन है। तो जब ये सारी चीज़ें आई, 2007 तक ये मामला फिर से जापान में ज़ोर पकड़ने लगा। लेकिन रिहाई या कोर्ट अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं, सरकार अपनी तरफ से उसको रिहा करने को तैयार नहीं, क्योंकि एक तरफ 4 लोगों के कत्ल की बात थी। तो फिर क्या हो? 2008 में अचानक तब एक चमत्कार होता है। 2008 में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हकामाता को रिहाई दिलवाने की मुहिम में शामिल थे, उनमें कुछ एक्सपर्ट जुड़े। उन्होंने हकामाता की पूरी केस की स्टडी की। जो पुलिस ने सबूत बरामद किए क्राइम सीन से, उसके खून से सने हुए कपड़े, टंकी से मिले कपड़े,
वो सारे सैंपल उस पर रिसर्च करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी दोबारा से, अब 1968 में डीएनए टाइप की इतनी चीज़ नहीं थी, तो इसका डीएनए मैच कराया जाए। कोर्ट पहुंचे लोग, कोर्ट में दलील दी कि आप बेशक उसकी सजाए मौत को मत माफ़ करो, पर मौत तो दे देते, मौत भी नहीं दिया, तो एक मौका दे दो, एक बार आप डीएनए सैंपल की इजाज़त दे दो और रीट्रायल का इजाज़त दे दो। अगर डीएनए सैंपल मिल गया तो ठीक है, रीट्रायल बंद कर देना, और नहीं मिला तो। कोर्ट को लगा कि बात जेन्युइन है। कोर्ट ने बोला ठीक है, हम पहले डीएनए सैंपल की इजाज़त देते हैं, अगर डीएनए सैंपल में कुछ आया तो इस केस का हम रीट्रायल की भी इजाज़त दे देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है। 2008 में अदालत ने हुक्म दिया और इसके बाद कुछ वकील सामने आए, कोर्ट की तरफ पहुंचे, और आखिरकार 2012 में, मतलब 8 से भी 4 साल लग गए, 2012 14 मार्च को हाकामाता का ब्लड सैंपल लिया गया, और वो जो उसने कमीज़ पहन रखी थी 1966 में क्राइम के वक्त, जिस पर खून के धब्बे थे और पुलिस ने कहा था ये कत्ल की वजह से हैं, और जो पानी की टंकी से कपड़े बरामद करके पुलिस ने दिखाए थे कि ये हाकामाता के हैं, और उन कपड़ों पे भी खून के निशान थे, उन सारे कपड़ों को और हाकामाता से लिए गए ब्लड सैंपल को, जो उससे जेल में लिए गए, फॉरेंसिक लैब भेजा गया। और अब ये था कि डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है। 14 मार्च 2012 को ये सैंपल लिया गया, और इसके बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई मार्च 2014 में। इसमें भी देखिए कितना वक्त लिया गया। मार्च 2014 में रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट ने ये बताया कि जो कपड़े मिले थे खून से सने हुए, या तो टंकी से या खुद जो पहने हुए थे हाकामाता ने 1966 4 मर्डर के दिन, वो इससे मैच नहीं करता। यानी वो जो कपड़ों पे खून था, जो विक्टिम के खून थे, जो टंकी से कपड़े मिले उसमें जो खून था, उसमें से कोई भी हाकामाता का नहीं था, वो डीएनए किसी और का था। अब यहाँ से ये हुआ कि जो शुरू से हाकामाता कह रहा था कि पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया और जिस तरीके से मुझसे इकबाल जुर्म करवाया, अब यहाँ जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो एक चीज़ साफ हो गई कि इसमें कहीं भी इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं था, और जो विक्टिम थे उनके जो सैंपल लिए गए थे उससे भी मिलाया गया, तो क्राइम सीन पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो हाकामाता के डीएनए से मैच कर जाता। तो इसका मतलब था कि हाकामाता ने कत्ल नहीं किया, बल्कि कातिल कोई और है। और वो गुमनाम डीएनए मिला, लेकिन वो किसका, 48 साल तो बीत चुके थे। 2014 की ये बात थी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, 2014 में जब डीएनए की रिपोर्ट आई, तो एक साथ जापान की सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर पास किया। एक, उसने कहा कि इस केस का फिर से रीट्रायल होगा, दोबारा मुकदमा शुरू होगा, दोबारा पुलिस अपने सबूत पेश करे। और दूसरा ये कि जब तक रीट्रायल का फैसला नहीं आ जाता, हाकामाता को जेल से आज़ाद कर दिया जाए। 2014 हाकामाता जेल में लगभग 48 साल गुजार चुका था। 48 साल गुजारने के बाद वो जेल से रिहा होता है। इसके बाद रीट्रायल शुरू होता है। अक्टूबर 2024 आते आते कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, और कोर्ट कहती है कि ये 4 कत्ल हाकामाता ने नहीं किए। 3 अदालतों ने गलत फैसले सुनाए, बिना सबूत के सुनाए। बीच में एक दौर आया था जब डीएनए जैसी चीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, उसको भी कोर्ट या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने नहीं किया, और ये सारा केस पुलिस का बनाया हुआ था। इसीलिए हाकामाता को बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके बाद हाकामाता के वकील कोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं योर ऑनर आपने बरी तो कर दिया, लेकिन जो 48 साल इस शख्स ने जेल में गुजारे और उनमें से 30 साल काल कोठरी में गुजारे, उससे दिमागी हालत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका क्या। तो कोर्ट ने कहा इसकी भरपाई करेंगे। इन 48 सालों में से हर दिन के लिए कोर्ट ने एक रकम तय किया और कहा कि 48 सालों का हिसाब करो और इसे पैसे दो।
12 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में। ये हिसाब बैठा और जनवरी 29 इसी साल 2025 की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 महीने पहले पैसे दिए गए हाका माता को 12 करोड़। इस पूरे केस में हाका माता की जो मदद की उनकी एक बहन ने, जो उनसे छोटी थी। हाका माता एक भाई और एक बहन और थे। भाई की मौत हो चुकी थी। एक बहन ने, इस बहन ने जो कानूनी मुकदमा, चूँकि बच्चा छोटा था, वाइफ चली गई थी छोड़कर, जो लड़ाई लड़ी, उसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। और जब हाका माता जेल से आया तब उसकी बहन ने कहा कि आज मेरी लड़ाई पूरी हुई। इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि चलिए कोर्ट ने फैसला दिया, मुआवजा दिया, लेकिन जिस शहर का ये केस था उस शहर के पुलिस कमिश्नर, पुलिस चीफ ताकायोशी सुदा, उन्होंने बाकायदा हाका माता से जाकर उनके घर पर मिले और पूरी जापान की पुलिस फोर्स की तरफ से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि यह हम पुलिस वालों की गलती थी कि 48 साल आपको जेल में रहना पड़ा, उसमें 30 साल काल कोठरी में, और दुनिया की सबसे लंबी सजाए मौत, ये केस बन गया। इसलिए पूरी पुलिस फोर्स की तरफ से खुद पुलिस चीफ ने आगे आकर माफ़ी मांगी। ये इस कहानी का खूबसूरत पहलू था। करीब 79 ईयर्स के इस वक्त हाका माता जापान में अपने बेटे और बहन के साथ रह रहे थे और एक पूरे परिवार पे जो इतना लंबा एक तरह से जो मुसीबत का पहाड़ टूटा था वो ख़त्म हुआ। लेकिन इसके साथ ही 2 चीज़ों में वो अपना नाम रिकॉर्ड पर लिखा गया। एक, दुनिया का सबसे लंबा सजाए उम्र पाने वाला कैदी, और दूसरा, जापान के हिस्ट्री में जापानी गवर्नमेंट से सबसे बड़ा मुआवजा पाने वाला कैदी। तो ये थी कहानी हाका माता की। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। वैसे संडे आज तक पर रात 11 बजे क्राइम कहानियाँ विद शम्स, अगर आप सुनना चाहें तो सुनिएगा। और वैसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, हमेशा की तरह। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।